नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और इस वक्त खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के मुताबिक लालू यादव के आधे सजा में अभी 2 महीने का वक्त बाकी है और आधी सजा उन्होंने अभी काटी नहीं है। इसी आधार पर फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इसका क्या मतलब है कि लालू यादव सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं या 2 महीने अभी इंतजार करना पड़ेगा उन्हें? देखिए, शुरू में लग रहा था कि लालू यादव के वकील शायद इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने माना है कि लालू यादव को जो एकमात्र मामला बचा हुआ है जिसमें उनको जमानत नहीं मिली है, उसमें मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने अगर वो न्यायिक हिरासत में जो वो फिलहाल हैं, अगर उन्होंने समय बिताया जो जिसके अब उसके अलावा और कोई दूसरी संभावना भी नहीं है क्योंकि वो पहले से न्यायिक हिरासत में है, तो 2 महीने के बाद वो जमानत के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि जो 50% समय अगर आपने अपनी सजा का जेल में बिताया है तो आपको उस आधार पर जमानत मिलती है। लालू यादव को इससे पहले भी 2 मामलों में ऐसे ही इसी आधार पर जमानत मिली थी और ये तीसरा मामला है जिसमें उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। तो 2 महीने के बाद उनके वकीलों का कहना है कि हम फिर से पिटीशन दायर करेंगे और आज के कोर्ट के फैसले के आधार पर हमें निश्चित रूप से जमानत मिलेगी। कोर्ट के इस फैसले का क्या परिणाम होगा, तो राजनीतिक रूप से तो इसका कोई खासा असर नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम है बिहार में विधानसभा चुनाव हो गए हैं। लेकिन हाँ, होली का पर्व जो है लालू यादव को इस वर्ष भी न्यायिक हिरासत में ही गुजारना होगा। कादम्बरी जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं हम दिशा रवि की। किसान आंदोलन से जुड़े विवादित टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिशा रवि की पुलिस रिमांड आज खत्म होने पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने दिशा रवि को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। इससे पहले कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। वहीं दिशा रवि ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका भी दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। पुलिस ने दिशा रवि पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई हुई हैं। परिमल कुमार हमारे सहयोगी कोर्ट में मौजूद थे। परिमल, अदालत ने 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है और क्या कहा गया है ये जुडिशियल कस्टडी देते हुए, किस आधार पर पुलिस ने मांगा? देखिए, आमतौर पे कादम्बरी आप भी लंबे समय तक कोर्ट कवर करती रही हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं होती है, न्यायिक हिरासत की बात नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इसमें जो और आरोपी हैं उनको मुंबई से यहाँ बुलाकर आमने सामने कन्फ्रंटेशन करवाना है। यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की और 3 दिन की मांग की गई थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर दिया है और दिशा रवि को जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये भी बात कही गई कोर्ट में कि दिशा रवि उस तरीके से सवालों से बचती रही हैं जो सवाल उनसे पूछे जाते रहे हैं और सारा दोष जो है बाकी लोगों पे, जो आरोपी हैं उन पे मढ़ा गया है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि तमाम आरोपी जो हैं, जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं, वो आमने सामने हो और कन्फ्रंटेशन की एक बात हो जहाँ पे आमने सामने पूछताछ की जा सके। यही बड़ी वजह थी कि न्यायिक हिरासत की मांग की गई, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया और फिलहाल दिशा रवि को जेल भेज दिया गया। जी, लेकिन सिर्फ दिशा रवि से जो पूछताछ है ये समझा जाए कि ये पूरी हो गई है, शायद इसलिए जुडिशियल कस्टडी की मांग खुद पुलिस कर रही है, जबकि आमतौर पर पुलिस अपने पास कस्टडी चाहती है। निश्चित तौर पे जो पूछताछ करनी होगी पुलिस को वो कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने ये बात भी कही कि जब सवाल पूछा जाता रहा तो वो सवालों से बचती रही। तो यही बड़ी वजह है कि इसके जो और भी आरोपी हैं टूल किट के, जिनको नोटिस सर्व किया गया, जिसमें शांतनु मुलुक का भी नाम है, तो 22 फरवरी मुंबई से यहाँ आने में वक्त लगेगा। लिहाजा पुलिस रिमांड को लेकर दिल्ली पुलिस ये चाह रही थी कि रिमांड में ना लिया जाए, क्योंकि उसकी अवधि भी बहुत सीमित होती है, तो वो वक्त जाया ना किया जाए। यही बड़ी वजह है कि जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे, उनको लाया जाएगा नोटिस सर्व करने के बाद जो बुलाया गया है यहाँ पर, तो पूछताछ में आमने सामने बिठाकर गुत्थियों को जोड़ने की जो कोशिश है, जिसकी वजह से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, तो यही गुत्थी सुलझाने की वजह से जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की कोशिश करेगी पुलिस और तमाम पहलुओं को जोड़ने की कोशिश करेगी। यही बड़ी वजह थी कि जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई और अदालत ने इसको माना है। जी, बहुत शुक्रिया परिमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे कल जमानत पर सुनवाई होनी है, दिशा रवि की जमानत पर।
और दिशा रवि पर की ही याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस अपने हलफनामे के आधार पर ही कार्य करे कि वो किस तरह की ऐसी सूचना लीक नहीं करेगी जिससे याचिकाकर्ता का अधिकार प्रभावित होता हो। दिल्ली पुलिस प्रेस ब्रीफिंग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2010 के सर्कुलर के अनुसार काम करेगी। दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग करे। हाईकोर्ट ये सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता की निजता, गरिमा, देश की संप्रभुता, अखंडता और बोलने की आजादी के सभी 3 पहलू समान रूप से संरक्षित और संतुलित हों। इस बार बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार के असम में चुनाव में उतरेगी बीजेपी। सूत्र बीजेपी के बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। पार्टी ने चुनावी रणनीति में काफी अहम ये बदलाव किया है। अमूमन बीजेपी अपने शासन वाले राज्यों में मुख्यमंत्रियों को ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर और चेहरा बनाकर लड़ती आई है, लेकिन असम में बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या समझें कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तनातनी है जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है बीजेपी में? निश्चित तौर पर जब एक से अधिक दावेदार हों तो बीजेपी यही चाहती है कि किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, कोई कटुता ना हो। यही कारण है कि बीजेपी ने फैसला किया है असम में कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी चेहरे को सामने रखकर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बहुत कम होता है बीजेपी में, जैसा आपने जिक्र किया है। कुछ साल पहले जरूर गोवा में हुआ था जब लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें चेहरा नहीं बनाया गया था। इस बार वहां असम में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक से अधिक दावेदार हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि काफी ताकतवर नेता हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। पिछले 5-6 साल से पूरे उत्तर पूर्व में वो बीजेपी के संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं। उनको नोएडा का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस का चेयरमैन भी बीजेपी ने बनाया है। उत्तर पूर्व में जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें बनी है उनको बनाने में हेमंत बिस्व शर्मा की एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में बीजेपी उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पार्टी ने इसीलिए फैसला किया है कि इस चुनाव में वो किसी एक के नाम पर नहीं जाएगी, बल्कि जोड़ी बना करके जाएगी। इसमें सोनेवाल भी होंगे और हेमंत बिस्व शर्मा, दोनों की एक जोड़ी होगी जो जनता के बीच में जाएगी। ये पार्टी ने फैसला किया है। जैसा आपने कहा है कि कोई ये बीजेपी में इस तरह की बात जो काफी कम होती है। हमने देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि हरियाणा, अभी 2014 के बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं सारे इन चुनावों में मुख्यमंत्रियों को सामने रखकर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि सिर्फ हरियाणा को छोड़कर के बाकी किसी भी पार्टी की, किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बन करके वापस आ पाई थी। तो असम में बीजेपी इसलिए जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है कि इस बात को लेकर कोई कटुता हो। लेकिन एक बात जरूरी कि इससे विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि बीजेपी को अपने ही जिस व्यक्ति को उन्होंने 5 साल तक कमान दी है उसके ऊपर ही विश्वास नहीं है। लेकिन अखिलेश, इससे ये भी सवाल उठता है कि अगर जिस तरह से दो आप कह रहे हैं कि एक जोड़े में सामने जाएगी बीजेपी दोनों को साथ लेकर, लेकिन जिस तरह से संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, तो शायद उनकी दावेदारी ज्यादा होगी क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनाम तो देना होगा। पहले जब से वो आए हैं बीजेपी में तब से ये कहा जा रहा है कि जो उनको मिल रहा है फिलहाल उतना काफी नहीं है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल कही जा रही है। उनके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि वो जो उन्हें मिला है उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया था तब भी उनकी इच्छा थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन उनको आखिरी वक्त पर पार्टी आलाकमान ने मना कर दिया था। उसके बाद से वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें कुछ इसमें देगी। दूसरी बात ये भी है कि वो अपनी ओर से ये ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी अगर उनको कहेगी तो हो सकता है कि आखिरी वक्त पर वो इसके लिए तैयार भी हो जाए, क्योंकि वो शायद ये नहीं चाहते होंगे कि दो लोग हैं सत्ता के दौड़ में, इसका संदेश जाए, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो अब ये देखना होगा कि आगे उनके चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 सप्ताह में 4 चुनावी राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 27 फरवरी को केरल, 22 और 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल,
1 मार्च को तमिलनाडु, 2 मार्च को असम का दौरा करेंगे। 7 मार्च को पीएम कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। बीजेपी ने इसे मेगा रैली का नाम दिया है, जिसमें लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। इस दिन पश्चिम बंगाल के लिए निकाली जा रही बीजेपी की 5 परिवर्तन यात्राओं का समापन होगा। संभावना है कि चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में 5 राज्यों के चुनावों की भी घोषणा कर दे। उधर बंगाल दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिए जाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उनकी देशभक्ति और शहादत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है सुभाष बाबू की 125वीं जयंती को मनाने का, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय से देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आज जो युवा यहां से साइकिल लेकर निकलेंगे तो पूरे बंगाल के अंदर लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा कर देश के बंगाल के युवाओं को जिस प्रकार से प्रेरित करने का काम करेंगे, मैं मानता हूं कि उनका ये उत्साह बहुत लंबे समय तक बंगाल को और भारत को बहुत कुछ देगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। आज एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अपना बहुमत साबित कर देंगे। टाई हो गया है तो क्या स्पीकर वोट से डिसाइड होगा? स्पीकर हमारा कांग्रेस पार्टी का आदमी है, बहुत वरिष्ठ आदमी है, अच्छा आदमी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनके चुनाव लड़के जीत के आया। ये उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या किसानों के जरिए चौधरी अजीत सिंह की ये पार्टी अपनी खोई जमीन तलाश रही है? ऐसे सवालों को लेकर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने जयंत चौधरी से बात की। जयंत जी, क्या आप इन किसान महापंचायतों के जरिए राष्ट्रीय लोकदल की जो जमीन खो गई थी वो वापस से पाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा बीजेपी का आरोप भी है और तमाम जो विश्लेषक हैं उनको भी यही लगता है। देखिए, किसान पॉलिटिक्स का अपना एक इतिहास है इस देश में और बहुत इन्फ्लुएंशियल एक वोट बैंक भी है किसान। तो बिल्कुल हम उनको एकत्रित कर रहे हैं और उनको होना भी चाहिए। और पॉलिटिकल हमारी भी फॉर्च्यून रिवाइव होंगी, उससे ज़्यादा किसान की फॉर्च्यून रिवाइव होंगी जब वे अपने वोट के मोल को समझेंगे। उनके वोट से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आज उन्होंने वोट दूसरे मुद्दों पे दिया तो भाजपा बन गई। भाजपा ने उन्हें परेशान किया, उनकी खेती पे किसानी पे संकट है। आज उन मुद्दों पे कल को वोट करेगी तो फिर उनके हित की सरकार बनेगी। सर, हमने तो दंगे कवर किए, उसके बाद आफ्टर मैथ भी कवर किया है। जो डिवाइड हुआ था जाट और मुस्लिम्स का, उसको लगता है कि आप इमोशनल स्पीचेस से या किसानों के मुद्दे पर उनको एक कर पाएंगे? क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, सोसाइटी अपने आप फैसले लेती है, समाज खुद फैसले लेते हैं। और समाज के जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारा अपना एक दायरा है, हमारी एक पहुंच है, हमें एक मंच दिया गया है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मेरे कुछ करने से हो रहा है, इट विल बी रॉन्ग। ये रेडीनेस होनी चाहिए, ये नीचे से उठ के बात बनती है, तभी आंदोलन सफल होता है। ये जो आज पुकार निकल के आ रही है, हर एक आदमी कहीं भी हो, वो किसी धरने पर ना गया हो, हमारी पंचायतों में ना आया हो, फिर भी घर बैठे बैठे भी वो यही कह रहा है कि आज किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो ये भावना स्वतः बनी है। और ये मुसलमान भी जो है खेती करते हैं, हिंदू भी खेती करते हैं, तो वो एक कॉमनैलिटी है। वो एक कॉमनैलिटी है जो उनके जीविका से जुड़ी हुई है। और जब पेट पे लात पड़ती है, जब पेट के भूख के सवाल उठते हैं, तो धर्म और लड़ाई और झगड़ा उससे ऊपर उठ के आदमी मजबूरी में रास्ता निकालता है। तो हमने देखा बहुत महापंचायतों में लोग आपके पास आ रहे, बुजुर्ग हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि जी भाई देखो हमने छोड़ दिया था, हमसे गलती हो गई थी, ऐसे इसी टोन में बोलते हैं वो। आप उनको क्या कह रहे हैं? कि आप थोड़ा सा इमोशनल तो बात कर रहे हैं, हमने देखा है महापंचायतों में, आप थोड़ा भावनात्मक बात कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी आपके दादा थे,
चौधरी अजीत सिंह के आप बेटे हैं और आप खुद भी काफी एक्टिव है, सांसद रहे हैं, भले ही चुनाव हार गए हो लेकिन जमीन पर आपको लोगों ने वोट दिया है। देखिए, जनता ने हमें कहा सत्ता से बाहर रहो, 10 साल जंगलों में काटो, तो हम घास की रोटी खा रहे हैं, कोई आफत नहीं है। आज पब्लिक कह रही है कि नहीं, हमें ज़रूरत है, लोकदल की आवश्यकता है, किसानों को संगठित होना है, हमें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो ये भावना जनता की है, तो बहुत अच्छा है। जनता तो आप भी तो इमोशनल, क्या कह रही इमोशनल मामा जानते क्या कह रही इमोशनली? आप बुजुर्ग हाथ छूते हैं, फेरते हैं, गले लगाते हैं, फूट फूट के रोते हैं, ये एक प्रोसेस है। और मैं उनके अलावा उनसे बड़ा नहीं हूँ, मैं उनसे ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। मैं उनको यही कह रहा हूँ जो आपने किया उस समय ठीक किया, कोई बात नहीं, उस बात से हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ देखो, अपने भविष्य को देखो, अपनी चुनौतियों को देखो और फैसले लो। और लोग तैयार हैं, हज़ारों की भीड़ में अपने आप लोग आ रहे हैं। ऐसा मैंने कभी माहौल नहीं देखा। आप जब पॉलिटिकल रैलियाँ होती हैं, आयोजन होते हैं, उसके पीछे बहुत ताकत लगती है। आप कभी देखिए बीजेपी की बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, कितना बड़ा तंत्र है, कितना पैसा लगाया जाता है, बस भेजी जाती है, भोजन के पैकेट होते हैं, गांव-गांव में तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, सरकार का दबाव बनाया जाता है, तब आदमी निकलता है। क्योंकि आज लोग इतने अवेयर हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है मीटिंग में जाने की। आज हमारी सभाओं में, पंचायतों में खुद अपने आप अपना ट्रैक्टर लगा के, ट्रॉलियों को, महिलाओं को बैठा के, सब लोगों को बैठा के, अपना डीजल फूंक के, जो इतना महंगा हो गया, खुद आ रहे हैं। सर, आपको लगता है एक बड़ा, क्योंकि मैं आपको काफी वक्त से जानता हूँ, बड़ा अनलाइक पॉलिटिशियन है आप ज्यादा कंट्रोवर्शियल से दूर रहते हैं। मेगलोमैनियक नहीं हूँ। मेगलोमैनियक नहीं, चलिए खैर। सर, राकेश टिकैत जी के आंसू, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं, संजीवनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक दवाई की तरह साबित हुए? क्योंकि जो सिसौली में महासभा महापंचायत हुई, शामली में हुई, जबरदस्त भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, और लोग कह रहे थे कि हमने चौधरी साहब जी लोगों को छोड़े, गलती कर दी। देखिए, जब आप जाते हैं समाज में, तो समाज में क्या बातें चल रही हैं, सामने लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, उसका प्रभाव पड़ता है ना। अगर आपके अंदर दिल है, कोई और रो रहा है, उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। हम सबकी तारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप जाके देखिए, किसी की डेथ होती है, लोग जानते भी नहीं है किसकी डेथ हुई है, लेकिन जब वो देखते हैं घर वाले फूट फूट के रो रहे, पड़ता है ना कहीं तार हिलती है। हमारी तार हिली, हमने महसूस किया। चौधरी साहब ने कहा बहुत गलत हो रहा है, किसान की कमर टूट जाएगी, किसान हिम्मत खो बैठेगा, किसान हार जाएगा। ये मौका है, इसमें हमें खड़े होना है, साथ देना है, इसलिए हमने वो फैसला लिया। लेकिन हम पे फर्क पड़ रहा है। आप ये सोचिए, मोदी जी पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? एक सीनियर एमपी के राज्यसभा के मेंबरशिप टेन्योर खत्म होने पे वो फिर से आ जाएंगे राज्यसभा में। आप फूट फूट के रो पड़ते हैं, और उसी एक दिन पहले आप किसानों का मजाक उड़ाते हो। ये बड़ी बात, एक मैसेज गया है लोगों के मन में कि इनके हृदय में किसान के लिए भावना नहीं है। जिन लोगों की भावना थी, उन्होंने अपने पद को छोड़ा, पार्टी छोड़ा, अपने स्वार्थ को छोड़ा, अपने झगड़ों को छोड़ा, और वो आज एक हो रहे हैं। ठीक है, तो जैन जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, और अगर उसका राजनीतिक उसका लाभ मिलता है तो गुरेज नहीं है, लेकिन किसानों के मुद्दे के बीच, मुद्दे के साथ ही आरएलडी चुनाव में जाएगी। हमेशा जाते हैं, कभी कभी हमारी चलती नहीं है। तो खैर, इस बार चलेगी नहीं चलेगी ये बाद में पता चलेगा, चुनाव अगले साल है। फिलहाल जैन जी से हम बातचीत जारी रखेंगे और इनसे मिलते रहेंगे इनकी महापंचायतों में। पवन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,427 नए मामले सामने आए और 38 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीएमसी ने मुंबई के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है, उनमें 5 से ज्यादा मरीज मिलने पर इमारत सील हो जाएगी। होम क्वारंटीन किए नागरिकों के हाथ पर स्टैंप होगा। रेल में बिना मास्क यात्री की जांच के लिए 300 मार्शल लगाए गए हैं। हर दिन 25,000 बिना मास्क वालों पर कार्रवाई का लक्ष्य है। कार्यालय, मॉल, दफ्तर में 50 से ज्यादा लोग होने पर कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट, उपहार गृह, विवाह स्थल पर भी यही नियम। जगह जगह औचक निरीक्षण किए जाएंगे। नियम तोड़ने पर संस्था के मालिक पर कार्रवाई होगी। ब्राजील से आने वाले यात्रियों को आइसोलेशन करना होगा। और मुंबई के मरीन ड्राइव पर बीएमसी की ओर से मार्शल की संख्या बढ़ाई गई है ताकि लोगों में सतर्कता बढ़ाई जाए और नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुंबई में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बीएमसी की ओर से जो नए गाइडलाइंस आए हैं,
उसमें जो मार्शल्स हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि लोग मास्क पहन रहे या नहीं, उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल मैं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हूँ। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो मार्शल्स हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। एक कारण ये भी है मुंबई के मरीन ड्राइव पर, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं। जैसे जैसे शाम होगी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, जिसे देखते हुए यहाँ पर जो मार्शल्स की तैनाती है वो बढ़ाई गई है। गुरुवार को बीएमसी की ओर से जो गाइडलाइंस लाए गए हैं उसमें भी कहा गया है कि जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पर मार्शल्स कार्रवाई भी करते हुए आपको नज़र आएंगे। गुरुवार को बीएमसी की एक गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि जो संख्या है मार्शल्स की उससे बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ दिन भर में 25,000 लोगों पर फाइन मारने का टारगेट रखा गया है। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि जिस तरह से लोगों में जागरूकता है वो फैलाई जा सके। मैम, अगर आप आएँ, बताएं, आप लोगों को बार बार ये सारे पोस्टर्स दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप उनको? मैं वही बोल रही हूँ कि मास्क अपना ठीक से लगाओ, तभी वो लोग सुनते नहीं है सर। और सब इधर ऐसे होते हैं कि सब हम स्टाफ करके आईडी दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमको छोड़ दो। सब नागरिक हमको एक जैसे सबके लेने का, तो सबके पास से फाइन लेने का है सर। ऐसा नहीं है कि सर, पता है ये जो बीमारी है ना, ये किसी स्टाफ के लिए या किसी गरीब अमीर के लिए नहीं है ना। तो हम जो हमारा ए वार्ड है जो विलास पवार, उनके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग मार्शल्स है उनके लिए। तो ये रूल है कि जो चेहरे पे नाक के नीचे भी मास्क रहता ना तो उसको 200 फाइन है। अच्छा। क्योंकि जब तक किसी को मतलब जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती ना तब तक सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो नहीं। तो सब हमारा उद्देश्य यही है कि ना कोई पैसे नहीं चाहिए हमें, लेकिन उनके तरफ एक मतलब ऐसा हो कि बाबा ये बीमारी सबके लिए सेम है, यहाँ पर कोई स्टाफ वाला नहीं है या कोई गरीब या पैसे वाला नहीं है, सबको रूल ये एक जैसा है। जो यहाँ पर सुपरवाइजर है हम उनसे बात करते हैं। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि जागरूकता के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जो मार्शल मैम है वो भी कह रहे हैं। क्या संख्या भी बढ़ाई गई है? कल गुरुवार को जिस तरह से बीएमसी की गाइडलाइन आई है कि मार्शल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्या क्या सारी चीजें कही गई हैं? अब एक जो पहले संख्या थी ना उसमें 2 गुना बढ़ाई गई है, ज़्यादा मार्शल बढ़ाई गई क्योंकि पेशेंट भी बढ़ने लगे और विदाउट मास्क वाले है ना संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए 2 दिन से चालू है नए मार्शल की भर्ती। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष के सदस्य खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों पर और किसान आंदोलन के पक्ष में सदन के बाहर कुछ खास अंदाज में विरोध करते नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल के 2 सदस्य साइकिल से आए, वहीं कांग्रेस के सदस्य इस तरीके से पेट्रोल डीजल के लिस्ट दिखा रहे थे। और सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ी है। कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंची है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का जो दाम है वो 90 रुपए 19 पैसे हो चुका है, जबकि डीजल 80 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे है, डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। लगातार इनमें हर दूसरे दिन में ये 20 रुपए बढ़ जा रहे हैं पेट्रोल के, और जो डेली के रूटीन में आने जाने वाले ऑफिस से लोग या जो लोग फील्ड में जाते हैं उनके लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल तो आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक भी कितना दिल्ली में, तो पता नहीं चलता कहाँ उड़ गया। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑफिस आना भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब क्या करें, कैसे न कैसे तो ऑफिस पहुंचना ही है। समस्या ये है कि मतलब पेट्रोल के दाम महंगाई खूब बढ़ रही है। अब क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। पेट्रोल के दाम बढ़ तो गए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हमारे आने वाले टाइम में कम होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है मेरे को लगता है पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो जाएगा और मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा।